अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। जैसे मैंने कहा था 500 के बाद मैं 5 का सिलसिला शुरू करने जा रहा हूं स्टोरीज़ का, लेकिन अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, एडवांस रिकॉर्ड करता हूं, तो अभी तक मेरी जो पाँव की कंडीशन है वो ठीक नहीं है, तो इसलिए दिल से माजरत खा हूँ। अभी मैं उस सिलसिले को शायद 3 से अभी 5 नहीं कर पा रहा। 3 भी बड़ी मुश्किलों से रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए इस तरह चेयर पे बैठना इतना मुश्किल है, लेकिन फिर भी क्योंकि एडवांस रिकॉर्ड करनी होती है मुझे, तो फिर भी मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जैसे ही बेहतर होता हूँ इंशाल्लाह मैं इस स्टोरी को 5 पे ले जाऊँगा। आज की कहानी के हवाले से एक बहुत ही अहम बात करना चाह रहा हूँ। ये मुझे कहानी भेजी है न्यू जर्सी से। इनका नाम है हज़ीरुर रहमान, HAZEER। हज़ीरुर रहमान इनका नाम है। न्यू जर्सी में ये रहते हैं और ये रियल इनका नेम है। अमेरिका की सिटी भी उन्होंने अपना कहा रियल बता दें। और कुछ वाक़यात न्यू जर्सी के हैं, कुछ वाक़यात लाहौर के हैं, जो आज आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। लेकिन इस कहानी में एक ख़ास बात है। राज के हवाले से बहुत सारे वाक़यात जो मैंने शुरू किए थे ऑफ कैमरा स्टोरी के नाम से, तो एक ऐसा शो घोस्ट हंटिंग का, जिसमें मैं और मेरी टीम हम दूर दराज जंगलों में और मुख्तलिफ जगहों पे जाते थे और वहाँ पे हम जिन्नात को ढूंढने की कोशिश करते थे। साइन रिकॉर्ड होते थे और उसको बाद में एडिट करके आपको दिखाते थे, आप लाइक करते थे। मैं काफ़ी अरसा राज प्रोग्राम रोही टीवी पे करता रहा। उसके बाद फिर इसी यूट्यूब के MMTV पे मैंने उस सिलसिले को शुरू किया, लेकिन एक टाइम आया कि मैंने उस प्रोग्राम को रोक दिया। आज इस कहानी में एक इतनी अहम बात है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, इस कहानी में जो राज के साथ जुड़ी है। कहानी ये सुनेंगे तो फिर एंड में मैं आपको बताऊंगा कि राज के साथ इस कहानी का क्या ताल्लुक है उस प्रोग्राम के साथ, जिसके बारे में आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा कह रहे हैं राज क्यों नहीं आ रहा, हम राज देखना चाहते हैं, राज प्रोग्राम कहाँ है। हम तो असल में राज के फैन हैं। क्यों इतना अरसा आपको राज देखने को नहीं मिला और कहाँ है राज, इसका जवाब आज इस कहानी में आपको मिलेगा। ये कहानी सुनेंगे आपको बहुत सारे आज मैं सवालों का जवाब दूंगा। हज़ीरुर रहमान कहते हैं कि हम पाकिस्तान गए हुए थे, लाहौर में इनका घर है। ये गर्मियों के दिन थे और पूरी फैमिली एक ही रूम के अंदर जमा थी। पाकिस्तान की गर्मियां इसलिए भी मशहूर हैं, जब शदीद गर्मी पड़ती है तो इंसान क्या चरिंद परिंद भी बेहोशी की हालत में होते हैं। कितनी तपिश का एहसास होता है कि जैसे अभी गिर पड़ेंगे और ये गिर पड़े। इंसान एक नढाल सा हुआ होता है, माथे से चेहरे से मुसलसल वो पसीने को साफ कर रहा होता है। ऐसा पसीना जो पानी की तरह बह रहा होता है और बहता ही जाता है। सांस लेना बहुत मुश्किल होता है। एक तपश का एहसास होता है। अपने वजूद पे हाथ लगाते हैं तो वजूद इतना गर्म होता है, कपड़ों के अंदर आग से निकलती महसूस होती है। सूरज की किरणों ने, रोशनी ने आपके कपड़ों तक को आग की तरह गर्म कर दिया होता है। वो पानी जो कुछ देर के लिए बाहर रख दिया जाए तो सूरज की तपती हुई गर्मी उसको ऐसे झंझला देती है कि वो पानी भी इतना गर्म हो जाता है, सांस रुकती महसूस होती है उस गर्म पानी को जब आप अपने गले के अंदर उड़ेलते हैं। ऐसी ही एक शदीद गर्मी की दिन के टाइम वो कहते हैं हम सारी फैमिली वाले एक ही कमरे में AC चला के वहीं पे बैठे गपशप कर रहे थे। हज़ीर कहते हैं कि मेरी अम्मी ने कहा जाओ अपनी चाची से फलां चीज लेके आओ। वो कहते हैं मुझे भूल की कोई चीज मंगवाई थी अम्मी ने, काफी पुराना वाकया है। मैंने कहा ठीक है अम्मी, मैं लेके आता हूं। उस यख बख्ता
यख बस्ता कमरा जिसने एसी ने उस कमरे की दरो दीवार को, छत को, उसकी ज़मीन को, उस कमरे के माहौल को इंतहाई ठंडा कर दिया था। अपनी उस ठंडक के एहसास ने मजबूर कर दिया कि सब वहाँ पे ऐसे बैठ जाएं जैसे यही कमरा ही जन्नत है और वहाँ उस कमरे से हज़ैर को निकलते हुए उलझन सी हो रही थी। लेकिन माँ ने हुक्म दिया था, फिर भी वो कमरे का दरवाज़ा खोला, बाहर निकला और बाहर इसके बावजूद कि घर के अंदर छत थी, ये घर खुला नहीं था, बंद था, फिर भी सूरज की गर्मी, सूरज की तपिश बताती थी कि वो किरणें इन छतों को भी क्रॉस करके नीचे तक इतनी गर्मी फैला चुकी हैं कि हर तरफ गर्मी ही गर्मी है। मैं लिविंग रूम में आया, इधर उधर देखा, चाची को आवाज़ दी, इधर उधर आवाज़ देते देते कि फिर एक लिविंग रूम के बिल्कुल कोने पे बना हुआ जो बाथरूम था वहाँ से मुझे आवाज़ आई। क्या हुआ? वो मेरी चाची बोली थी। मैंने कहा चाची। कहती हाँ बोलो। मैंने कहा अम्मी आपसे वो मांग रही हैं। उन्होंने कहा चाची से लेके आओ। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं वॉशरूम से आती हूँ, आके देती हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। कहती अच्छा ठीक है, तुम यहीं पे इंतज़ार करो। अब उसी लिविंग रूम का फ़ैन चला के मैं बैठ गया क्योंकि मुझे अब इंतज़ार करना था चाची बाहर आएँ और वो मुझे चीज़ दें और चीज़ मैं जल्दी से पकड़ूं और उस जन्नत वाले कमरे में जहाँ पे एयर कंडीशन चल रहा था मैं पहुँच जाऊँ। बैठे 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 15 मिनट हो गए। उसी दरवाजे के मैं बिल्कुल सामने बैठा था जहाँ से चाची ने निकल के आना था, लेकिन मैं दरवाज़ा खटखटा नहीं सकता था, दोबारा से उनको बुला नहीं सकता था। जब उन्होंने मेरा पैगाम सुन लिया था, मेरी बात उन तक पहुँच गई थी कि अम्मी कुछ मांग रही हैं और वो कह चुकी थी आती हूँ देती हूँ, तो अब बनता नहीं था कि मैं दोबारा से आवाज़ दूँ या दरवाज़ा खटखटाऊँ, तो इसलिए इंतज़ार करना ही बनता था। मैं इंतज़ार करते करते 15 मिनट हो गए कि एकदम से बाहर मेन गेट खुलने की आवाज आई। कोई घर के अंदर दाखिल हो रहा था। दरवाजा खोला गया और दरवाजे को बंद करके जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुई तो एकदम मैंने मुड़ के देखा, मेरी चाची हाथ में शापर वगैरह उठाए बाहर से अंदर दाखिल हो रही थी। और जैसे ही मैंने उनको देखा, मैंने कहा चाची आप? कहती हाँ बेटा। आप कहाँ थी? मैं बाहर गई हुई थी। उनका चेहरा बता रहा था पसीने से कितना बुरा हशर नशर था और बाहर की उस झुलसती गर्मी ने उनको इतनी ही देर में गाड़ी से उतर के कमरे तक, गाड़ी से उतर के दरवाजे तक और अंदर आते तक भी झुलसा कर रख दिया था। गर्मी से बुरा हाल था उनका। लेकिन मैं समझ चुका था वो बाहर से आई है। मैं फिर अपनी जगह से उठा और चलता हुआ उसी वॉशरूम की तरफ गया जहां से चाची बोली थी। उन्होंने मुझे कहा था, दरवाज़ा अभी भी बंद था। मैंने दरवाजे को खोला तो दरवाज़ा खुद ब खुद खुलता गया। अंदर कोई भी नहीं था और चाची से मैं पहले ही कंफर्म कर चुका था कि वो काफ़ी देर से, कई घंटे लगा के वो बाहर से आई हैं। और इस बाथरूम से 15 मिनट पहले मेरी चाची से बात हुई थी, जबकि चाची घंटे लगा के बाहर से आ रही थी। कहते मैं भागता हुआ ऊपर गया और अपने पापा को बताया कि पापा मेरे साथ ये हुआ है। पापा ने कहा बच्चे पे फौरन दम करो, डर गया है। तो घर वालों ने, माँ ने मेरे ऊपर दम किया। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। हमारे अब्बू पाकिस्तान गए हुए थे, न्यू जर्सी में। मैं, मेरी माँ और बहनें हम घर पे थे। मेरी एक आदत थी कि मैं हमेशा अब्बू के जाने के बाद मुझे नींद नहीं आती थी। मैं रात को लेट नाइट जागता था। कभी 1 बज जाता, कभी 2 बज जाता। यहाँ अमेरिका की ज़िंदगी ये है, जिसने सुबह उठना है वो 8, 9, 10 बजे तक हर हालत में आपको सोना होता है, क्योंकि लोग यहाँ सुबह 6 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं। अब्बू थे नहीं, मैं घर में था, तो मैं फिर ऐसे ही करता। रात को 1 बजता, 2 बजते, फिर मैं सो जाता। मैं टीवी लगा के टीवी पे कुछ ना कुछ देखता रहता था। ऐसी एक रात मैं टीवी पे बैठा देख रहा था कि मुझे वॉशरूम की तलब हुई। मैं अपनी जगह से उठा, टीवी को चलता छोड़ा और मैं चलता हुआ वॉशरूम की तरफ चला गया।
मैं वॉशरूम के अंदर था तो वहाँ पे टीवी की आवाज़ नहीं आ रही थी, क्योंकि मैंने रात को टीवी की आवाज़ आहिस्ता रखी हुई थी। यहाँ पे ये भी एक कानून है अमेरिका में, फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट आपको आज़ादी है, आप फ़न करें, ऊंची आवाज़ में बोलें, कुछ भी करें, क्योंकि ये वीकेंड कहलाता है। लेकिन जो वर्किंग डेज हैं, संडे नाइट, मंडे नाइट, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे तक आपको 9-10 बजे के बाद खामोश रहना होता है, आपकी आवाज़ से कोई और डिस्टर्ब ना हो 9 बजे के बाद। तो आपने टीवी भी देखनी है तो इतनी कि उसकी आवाज़ साथ वाले घर में ना जा रही हो, आपके घर तक ही रहे। तो इस अंदाज में वो कह रहा मैंने टीवी की आवाज़ भी कम रखी हुई थी। जब मैं वॉशरूम में गया तो मुझे महसूस हुआ वॉशरूम की वो खिड़की जो बाहर वाली साइड पे थी, घर के बाहर, उस खिड़की में कोई खड़ा था। मैंने उसको देखा तो नहीं था, मैंने उस आवाज को सुना था जो वो बोल रहा था। वो एक था तो या दो, मैं ये भी नहीं जानता था, लेकिन उस रात की टोटल खामोशी के अंदर जहां पे कोई भी आवाज नहीं थी, हर सिमत एक सन्नाटा ही सन्नाटा था, खामोशी ही खामोशी थी। वहीं पे किसी की आवाज थी विस्परिंग में बात करने की। ऐसी ही विस्परिंग में कोई बात कर रहा था। वो अपने आप से मुखातिब था, किसी सामने वाले से बात कर रहा था, मैं नहीं जानता, लेकिन लहजा बताता था। बोलने वाला इस अंदाज में बोल रहा है जैसे कोई बिल्कुल आहिस्ता से बात करता है, और बात करने का अंदाज ऐसा है कि उसकी बात को कोई सुन ना ले। मेरे जहन में पहला ख्याल यही आया, क्योंकि रात का टाइम है और इस वक्त 1 बजा हुआ है। 1 बजे अगर कोई है भी सही और वो बाहर बोल भी रहा है तो रूल्स को फॉलो करते हुए उसको आहिस्ता आहिस्ता बोलना होगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं वो इस अंदाज में, विस्परिंग वाले अंदाज में बोले, क्या हाल है, कैसे हो, ठीक हो। इस अंदाज में तो फिर भी कोई नहीं बोलता, क्योंकि जब आप इस अंदाज में बोलते हैं तो कोई भी शक में पड़ जाता है, क्या ये कोई चोर हैं, डाकू हैं, कौन है, ऐसी क्या सीक्रेट बात है जिसको इतना आहिस्ता मध्यम आवाज में विस्परिंग में बोल रहे हैं। मुझे कुछ भी समझ ना आया वो क्या बोल रहे हैं। मेरे घर के बाहर से आवाज आ रही थी और बाथरूम की उस खिड़की से आवाज आ रही थी। मुझे कोई खतरा नहीं था, इसलिए मैं बाथरूम से बाहर निकला, कुछ देर टीवी देखी और सो गया। फिर एक रात आई और फिर मैं उसी तरह कमरे में बैठा, मैंने टीवी लगाई, उसी तरह देखते देखते रात का 1 बज गया। फिर जिस तरह वॉशरूम की ज़रूरत पेश आती है, मैं उसी तरह वॉशरूम में गया और फिर वॉशरूम का दरवाज़ा बंद करके मैं अंदर बैठा ही था कि मुझे फिर से वही विस्परिंग की आवाज़ आई। बाहर से कोई बोल रहा था, ये किसी औरत की नहीं, एक मर्द की तरह की आवाज़ थी, लेकिन मैं उसको कन्फर्म नहीं कर सकता कि हाँ ये मर्द की आवाज़ थी, हो सकता है ये औरत की भी हो, लेकिन मेरा अंदाज़ा है शायद मर्द। लेकिन जिस अंदाज में बोला जा रहा था वो नहीं पता लग रहा था कि मर्द की आवाज है या किसी औरत की आवाज। आज फिर से आवाज आ रही है, ये क्या माजरा है। लेकिन मैंने फिर काफी ध्यान देने के बाद जब उस आवाज को नहीं समझ सका तो फिर कमरे में वापस आ गया। और जब तीसरी रात भी सेम वही विस्परिंग की आवाज बाहर से आ रही थी, जब मैं वॉशरूम के अंदर था, तो मुझे लगा कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पहली रात कोई गुजर रहा हो, शायद विस्पर में बात कर रहा हो, दूसरी रात भी शायद कुछ भी हो, तीसरी रात कैसे पॉसिबल है। कोई बाहर मौजूद है और मुसलसल मेरी खिड़की के बाहर खड़े होकर बातें कर रहा है। अगर वो खिड़की से थोड़ा भी दूर खड़ा होगा तो वो जो बोलने का अंदाज है वो तो बिल्कुल आहिस्ता स्लो है। क्या कर रहे हो, क्या बात है। तो ये तो खिड़की से थोड़े से दूर चले जाएंगे, आपको आवाज ही नहीं आएगी। इसका मतलब है वो जो भी है खिड़की के बिल्कुल पास खड़ा है, तभी मैं उस आवाज को सुन पा रहा हूं। मैंने खिड़की से ऐसे बाहर झांका, बाहर कुछ भी नहीं था सिवाय उस आवाज के जो खिड़की से झांकने की वजह से मुझे और ज्यादा क्लियर सुनाई दी, कि जैसे कोई बिल्कुल बाहर खड़ा बोल रहा है। मैंने फैसला कर लिया, मुझे बाहर जाना है। माजरा क्या है, इसको देखना है। कौन है जो बाहर बात कर रहा है। आज तीसरी रात थी और खिड़की के करीब जाने पे आवाज और क्लियर हो गई थी। मैंने आहिस्ता से दरवाजा खोला कि जो बाहर वाला है उसको महसूस ना हो कि मैं निकल रहा हूं बाथरूम से, कहीं वो अलर्ट ना हो जाए। मैं उसको पीछे से देखना चाहता था, उसको पीछे से पकड़ना चाहता था, कौन है। मैंने बिल्कुल आहिस्ता से बाथरूम का दरवाजा खोला।
दबे कदमों चलना शुरू किया कि किसी को एहसास तक ना हो, स्पेशली उस बाहर वाले को, कि मैं दबे कदमों चल रहा हूं। और उसके बाद मैंने बाहर का दरवाजा खोला और तेजी से बाहर का दरवाजा खोल के उस सिमत पहुंचा जहां से वो भाग ना जाए। तो ये देख के मेरी हैरत की इंतहा न रही कि वहां पे कोई भी नहीं था। और अगर कोई वहां पे मौजूद था, जो मुझे बाहर निकलने में 30-40 सेकंड लग गए होंगे, 40 सेकंड में इतनी दूर कोई जगह नहीं बनी थी जहां पे वो जाके छुप सकता। मेरा वहम नहीं था, मैंने किसी की 3 रातें मुसलसल विस्परिंग की आवाज़ सुनी थी, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। लेकिन ये बात किसी को बताने वाली नहीं थी, मैंने इसलिए इस बात को इग्नोर कर दिया। उसी ही जगह पे टीवी देखते हुए उस दिन मेरा मूड बहुत ख़राब था, मैं काफ़ी गुस्से में था। टीवी देखते हुए जहां पे टीवी था उसके बिल्कुल साथ किचन था, उसकी लाइट जल रही थी और किचन के दरवाजे के बिल्कुल सामने ही फ्रिज रखा हुआ था। मूड मेरा आज वैसे ही गुस्से वाला था, बुरा मूड था, और टीवी देखते देखते ऐसे मैंने ऐसे गर्दन घुमाई किचन की तरफ, जैसे इंसान कहता है उठूं कोई पानी पीऊं या कुछ खाने को इस तरह देखूं, ऐसे जैसे सोचा, ऐसे फैसला नहीं किया था, ऐसे सोचा ही था। मैंने गर्दन टीवी से हटा के ऐसे फ्रिज की तरफ की, तो उसी वक्त फ्रिज के ऊपर मेरी निगाह पड़ी। फ्रिज के ऊपर ब्रेड रखी हुई थी, जिसको डबल रोटी बोला जाता है। फ्रिज के ऊपर डबल रोटी रखी हुई थी और मेरी जैसी ही निगाह डबल रोटी के ऊपर पड़ी है, डबल रोटी नीचे गिर पड़ी है। मैं एकदम से हैरान हो गया हूं। हवा तो उस जगह पे आ ही नहीं सकती, और डबल रोटी इस अंदाज में नहीं रखी थी कि वो गिर जाती, सीधी नहीं रखी हुई थी, वो लेटी हुई थी। तो ये फिर कैसे तो फिर ये कैसे पॉसिबल था कि वो डबल रोटी गिर जाती? लेकिन ये मेरी आंखों ने क्लियर देखा था, डबल रोटी ऐसे लेटी हुई थी, ऐसे ऐसे लिटा के रखते हैं, वो गिर नहीं सकती। शायद खड़ी हो, चलो फिर भी किसी तरीके फ्रिज चला, गिरा, ये हुआ। जिस अंदाज में रखी थी वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता था कि फ्रिज से डबल रोटी गिर सकती। कुछ दिन पहले विस्परिंग की आवाज़ आ चुकी थी, मैं तंग सा आ गया था, मेरे साथ इस तरह के वाकयात हो रहे थे। जब मैंने ब्रेड को गिरते हुए देखा तो मैं वो एकदम गुस्से से उठा और चलता हुआ सीधा उसी जगह पर गया जहाँ पे डबल रोटी गिरी थी। मैंने डबल रोटी को उठाया और उठा के हाथ में पकड़ा और मैं गुस्से में बोला। उन्होंने पंजाबी में लफ्ज़ बोला है तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, उर्दू में उसको फिर तर्जुमा कर दूंगा कि मैं गुस्से में बोला, तुसी जो भी हैगे बचो इधरों, तुसी जो भी हैगे बचो इधरों, नहीं तो मेरे तो बुरा नहीं जे कोई होना, नहीं जे होना। तुसी जो भी हैगे बचो इधरों, नहीं तो मेरे तो बुरा कोई नहीं जे होना। जिसका मतलब बनता है जो भी नहीं, पहली लाइन में उनकी सॉरी भूल गया। उन्होंने वो लाइन बोली कि मेरे सामने आओ जो भी हो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मूड पहले ही ऑफ था और गुस्से में लाइन बोली गई कि तुम जो भी हो मेरे सामने आओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब एक ब्रेड के बोलने पे इंसान गुस्से में जाके किचन के अंदर इस तरह का जब जुमला बोले तो कोई सुनेगा तो उसको पागल समझेगा, हंसना शुरू कर देगा कि ये कैसा बेवकूफ़ इंसान है। ब्रेड गिर गई, किसी वजह से गिर गई होगी, और ये जाके कह रहा है कौन हो तुम, सामने आओ मेरे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हंसी आ जाएगी। वहां पे कुछ भी नहीं हुआ, कोई होता तो सामने होता। उसने ब्रेड वहां पे रखी, काफी देर बैठा रहा, कुछ भी नहीं हुआ, चला गया। ठीक उससे अगली रात सेम उसी टाइम पे वो कहता है कि मैं फिर उसी जगह पे बैठा टीवी देख रहा था, लाइट किचन की बंद थी। कि मेरी कानों ने एक आवाज को सुना, जैसे कोई प्लास्टिक की बोतल सी होती है, उसके अंदर हवा भरी हुई हो या कुछ हो, तो उसमें को या बोतल को पकड़ के जोर से ऐसे दबाया जाए तो कड़ाच की एक आवाज सी आती है।
ऐसी ही एक किचन के अंदर से आवाज आई, जैसे किसी ने बोतल को, प्लास्टिक की बोतल को जोर से दबोचा हो और उस प्लास्टिक की दबोचने की कड़क की आवाज आई हो। वो इतनी ऊंची आवाज थी कि टीवी देखते हुए खुद ब खुद मेरा दिमाग उसी तरफ चला गया। जब मेरे कानों ने उस आवाज को सुना, गर्दन भी मुड़ गई, लेकिन मुझे किचन में सिवाय अंधेरे के कुछ नजर ना आया। अभी उस अंधेरे की तरफ, उस किचन की तरफ देखते हुए कुछ लम्हे ही गुजरे थे कि वहीं पे एक बोतल नीचे गिरी फर्श पे, और फर्श पे गिरते ही एक आवाज आई, धड़म, और उस बोतल की किरचियां जमीन पर यकीनन फैल चुकी थी। वो शीशे की बोतल थी, वो शीशे का मर्तबान था, वो शीशे का कोई जार था, जो भी था, जिसको फेंका गया था नीचे। पहले बोतल की आवाज पैदा की गई और उसके बाद एक शीशे की किसी बोतल को नीचे जमीन पर फेंक कर तोड़ दिया गया था। और जैसे ही वो बोतल टूटी तो वो कल वाली बात जिस पे मैंने खड़े होकर गुस्से में कहा था, कौन हो तुम, सामने आओ मेरे, आज उन्होंने फिर से एक इजहार कर दिया था कि कल भी तुम्हारा वहम नहीं था, आज सेम उसी टाइम हमने तुम्हारी बोतल तोड़ दी है। कहता उज़ैर कहता है, मैं एकदम से अपनी जगह से खड़ा हुआ, भागता हुआ अम्मी के पास गया और अम्मी को जगाया। अम्मी अम्मी कहती हैं क्या हुआ है? मैंने कहा मम्मा मेरे साथ फ़ौरन आए। उनको मैं लेके आया, वो बोलती हैं क्या हुआ है? मैंने उनको बताया ऐसे ऐसे हुआ है और बोतल किसी ने तोड़ दी है। वो मेरे साथ आई, उन्होंने आके किचन की लाइट जलाई और नीचे फर्श पर देखा, कुछ भी नहीं था, कोई भी बोतल फर्श पर टूटी हुई नहीं थी। मेरा वहम नहीं था। अम्मी ने मेरी तरफ देखा, कहाँ है बोतल? मैंने कहा अम्मी यकीन कीजिए मेरा बोतल टूटी है, पहले आवाज आई है, कल पहले ब्रेड गिरी थी। मैंने बाथरूम के बाहर किसी को खड़े होकर इस तरह आवाज सुनी थी। मेरी माँ कहती तुम्हें वहम सा हो गया, पता नहीं तुम्हें किस तरह की आवाजें हो रही हैं, बोतल टूटती तो कहाँ है बोतल? बोतल तो नहीं है, कोई फर्श पे बोतल नहीं है। तुम कह रहे हो शीशे की बोतल टूटी है, शीशे की किरचियां तो बिखरी पड़ी होती, यहां पे तो शीशे की एक किरची भी नहीं है। मैंने कहा अम्मी मुझे डर लग रहा है। खैर अम्मी ने मेरे ऊपर दम किया और यूं मैं उस रात सो गया। वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान गए हुए थे और माह रमज़ान का ये महीना था। मैं और मेरा कज़न, जिसका नाम उन्होंने बताया है मोइज़, घर वालों ने कहा दही लेकर आओ। मैं और मोइज़ घर से निकले, बिल्कुल पास ही दुकान थी, वहां से हम दही लेने के लिए गए। माह रमज़ान का महीना था और सहरी के टाइम पे दुकानें खुल जाती हैं, आज भी पाकिस्तान में, उस वक्त भी दुकानें खुली हुई थी और लोग सहरी के लिए ताज़ा दही लेके आते थे। बहुत कम लोग ऐसा करते हैं कि दही को शाम को लेके रख दें, वो कहते हैं रात को ही ताज़ा दही लेंगे, उसका ज़्यादा मज़ा है। हम दोनों कज़न, मैं और मोइज़, उस दुकान पे खड़े अपनी बारी का इंतज़ार करते रहे और जब हमने दही ले ली तो उसके बाद हमने घर की राह ली। हम दोनों चलते हुए जब उस हिस्से की तरफ आए जहां पे गली के अंदर रोशनी कम थी ज़रूर, घुप अंधेरा नहीं था लेकिन रोशनी कम थी। आगे पीछे काफ़ी ज़्यादा रोशनी थी लेकिन ये वाला जो हिस्सा था यहाँ पे कम रोशनी थी, लेकिन इतनी कम भी नहीं थी कि हम कुछ देख ना सके, सब कुछ देख सकते थे। कि तभी हमारे कानों ने एक आवाज़ को सुना, जैसे कोई भागता है, ऐसा कोई जैसे कोई दौड़ता हुआ आता है। उस आवाज को सिर्फ मेरे कानों ने नहीं सुना, मोइज़ के कानों ने भी सुना। और जैसे ही मैंने आवाज को सुना तो मैं भी एकदम से चौंका, मोइज़ को भी मैंने चौंकते हुए देखा। जैसे ही मैं पीछे की तरफ मुड़ के देखना चाह रहा था, उसी लम्हे मैंने देखा मोइज़ भी पीछे की तरफ मुड़कर देख रहा है। और जो भाग रहा था उसने पांव के अंदर जूती नहीं पहनी हुई थी, नंगे पांव भाग रहा था। वो जो भागने की आवाज थी पांव की थी, जूतों की नहीं थी। कोई जॉगर के साथ, चप्पल के साथ, शूज के साथ दौड़ता है तो एक अलग सी पक्के जमीन पे दौड़ने की आवाज और आती है, लेकिन इस पक्के फर्श पे कोई नंगे पांव दौड़ रहा था, लेकिन क्योंकि तेज भाग रहा था इसलिए उसके पैर भागने की जो आवाज थी, धम 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 धम, वो आ रही थी। हमने जैसे ही दोनों ने मुड़ के देखा, हमारे पीछे कुछ ही फासले पे एक काला सा साया, जैसे इंसान होता है वही कदो कामत, वही बिल्कुल इंसान की तरह, लेकिन वो एक साया सा था, जैसे इंसान रात को अपना साया देखता है।
रोशनी पड़े तो उसके पीछे इंसान को अपना साया नजर आता है। मेरे पीछे भी एक साया बन रहा है। ऐसा ही एक साया था जो बिल्कुल इंसान के कद के बराबर था। वो भागता हुआ आ रहा था। उसके चेहरे के जो नक्श थे क्लियर नहीं थे, लेकिन चेहरे को देख के हम दोनों को लगा कि जैसे इंसान के चेहरे पे आंखें, नाक, कान, होंठ सब कुछ वैसा था, लेकिन एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। वो धुंधला धुंधला सा था और उसके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था। बिल्कुल स्लिम सा था वो, ऐसे जैसे बिल्कुल हड्डियों का ढांचा हो, इतना कमजोर सा साया सा था, जैसे कोई इंसान बिल्कुल कमजोर सा हो, एलियन टाइप सा, बिल्कुल पतला सा हो, हड्डियों का ढांचा हो, इतना कमजोर सा पतला सा साया। वो धस धस, उसने हाथ ऐसे खोले हुए थे और ऐसे धस 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 करता हुआ हमारे बिल्कुल पास से वो दौड़ता हुआ आगे चला गया। और हम वहीं पे दोनों ने जैसे पीछे उसको मुड़ के देखा कि एक साया आ रहा है, ना सिर्फ वहां पे मैं रुक गया बल्कि मेरा कजन भी मुइज वहीं पे चलते चलते खौफजदा होके रुक गया। और हमने उसके साथ साथ उसको भागते हुए अपनी गर्दन को भी मोड़ के उसको देखते रहे। उसने हमारी तरफ बिल्कुल नहीं देखा, वो हमारे पीछे भागता हुआ आ रहा था और हमने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा वो आ रहा है और साथ ही हमारी गर्दनें भी उसी तरफ मुड़ती गई खुद ब खुद, जैसे जैसे वो हमारे साथ भागता गया। बिल्कुल उसने हमें क्रॉस किया और भागता 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 आगे चला गया और आगे गायब हो गया। अब ये वहम इसलिए नहीं कहा जा सकता था कि उस साये को, उस पतले कमजोर से साये को मैंने अकेले नहीं देखा था, क्योंकि जब वो चला गया और मैंने उस तरफ देखा, गायब हो गया, तो मैंने मुइज की तरफ देखा जैसे इससे पूछ सकूं देखा तुमने? तो मुइज की आंखें पहले ही ऐसे खुली हुई थी, खौफजदा थी, जैसे मुझसे सवाल कर रही हों, तुमने देखा? और हम दोनों कज़न ने एक दूसरे की आंखों में देखा तो दोनों की आंखों में खौफ बताता था। दोनों ही उसको देख चुके हैं और अभी तक वहीं पर खड़े हुए थे। इतनी हिम्मत नहीं थी कि एक दूसरे से बात कर सके कि मैंने मुझे से कहा, देखा तुमने? उसने गर्दन हिलाई। हां, अभी भी उससे बोला नहीं जा रहा था, लेकिन वो गर्दन हिलाकर सबूत दे रहा था कि उस मंजर को अपनी आंखों से देख चुका है, जिसको अभी अभी मैंने भी देखा है। और तभी मुझे उसने ऐसे इशारा किया कि जैसे वो कह रहा हो दौड़ो, और हम दोनों दौड़ना शुरू हो गए। और दौड़ के घर के बाहर जब पहुंचे तो हम घर के अंदर जल्दी से दाखिल हो गए। लेकिन अगले दिन हमने उसको डिस्कस किया था, कैसा था वो, क्या था, कितना कमजोर था। दोनों ने एक ही चीज को देखा था, वो जो ब्लैक कमजोर सा शैडो था, वो वहम नहीं, वो हकीकत था। वो हमें क्रॉस करके गया था। वो कहते हैं इसी तरह पाकिस्तान में मेरी पूरी फैमिली कहीं बाहर गई हुई थी। उस दिन मेरी तबीयत ख़राब थी। मैंने कहा मैं नहीं जा रहा, आप लोग बाहर जाएं, मैं आज घर पे ही रहूँगा। 4-5 घंटों के लिए उन्होंने बाहर जाना था, वो चले गए और मैं घर पर अकेला था। लेटे लेटे मुझे महसूस हुआ जैसे मेरा वजूद तपना शुरू हो गया है, मेरे वजूद के अंदर बुखार होना शुरू हो गया है। जब घर वाले जा रहे थे उस वक्त तक तो बुखार नहीं था, लेकिन अब मुझे बुखार होना शुरू हो गया था और मैं घर में अकेला था और मुझे बुखार हो रहा था। उठने की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। मुझे लगा मैं किसी को मदद के लिए पुकारूं, लेकिन दिल में यह था कि क्या कहेंगे कि बुखार है, थोड़ा सा इंतजार कर लो, कोई ना कोई आ जाएगा। तो मैंने इंतजार करना ही शुरू हो गया कि ठीक है, मुझे थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, कोई ना कोई आ जाएगा। बुखार की हालत में लेटा ऐसे मैं सोच ही रहा था कि दरवाजा खुलने की आवाज आई, जिससे मैं चौंक गया कि चलो शुक्र है घर का कोई फर्द घर के अंदर आ रहा है। मैं भी इसी इंतजार में था कि कोई फर्द आ जाए, शुक्र है कोई आ रहा था। दरवाजा खुला, किसने दरवाजा बंद किया और फिर उसी रूम का दरवाजा खुला जिस रूम के अंदर मैं सोया था। वो दरवाजा बंद था, लॉक तो नहीं था, लेकिन इस तरह बंद था कि जो हवा से नहीं खुल सकता। जिस तरह ये दरवाजा है, चाहे जितनी हवा हो, जब तक इसको मैं हैंडल घुमाऊंगा नहीं, ये खुलेगा नहीं। ऐसे ही उस दरवाजे को किसने पीछे से हैंडल से घुमाया और दरवाजा खोल दिया। और मैं खुश था कि कोई आ गया है मेरी मदद करने के लिए। बुखार है मुझे। जिसने हैंडल घुमाया था, दरवाजा खोला, तो दरवाजा इतना नहीं खुला कि जो इंसान दाखिल हो सके, वो पूरा दरवाजा खुलते 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 एंड तक खुल गया।
जो भी दाखिल हुआ था उसने दरवाजे को इतना खोला था कि खोलते 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 पूरा ही दरवाज़ा, अगर इस दरवाजे को मैं बिल्कुल दीवार तक खोल दूं, जैसे पूरा दरवाज़ा खोल देते हैं, ऐसे पूरा ही दरवाज़ा खोल दिया गया था। लेकिन जिसने दरवाज़ा खोला था वो वहां पे मौजूद नहीं था। क्या ये दरवाज़ा हवा से खुला है? लेकिन अगर हवा होती तो दरवाजे के खुलने के साथ हवा का झोंका भी अंदर आता, मुझे हवा भी महसूस होती। हवा तो बिल्कुल नहीं आ रही। लेकिन जो हैंडल है ये हवा से नहीं खुल सकता। हैंडल को जब तक घुमाया नहीं जाता दरवाजा खुलता ही नहीं है। हवा चाहे जितनी भी हो धक्के लगा सकती है दरवाजे को, हैंडल को नहीं घुमा सकती। तो हवा है ही नहीं, हैंडल किसने खोला? मैं अभी दरवाजे की तरफ देखे जा रहा था और यही बातें सोचे जा रहा था कि मैंने देखा वही दरवाजा खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो गया। मेरी आंखों के सामने ही दरवाजा बंद हो चुका था और मैं बुखार में लेटा खौफजदा सा हो रहा था कि ये क्या मंजर था। हवा तो थी नहीं तो कैसे दरवाजा खुद ब खुद खुला और खुद ब खुद बंद हो गया। तभी मेरे बिल्कुल कानों ने बिल्कुल करीब एक आवाज को सुना। बिल्कुल मेरे कानों के पास कोई ऊंचे ऊंचे सांस ले रहा था। मैंने आहिस्ता से अपनी गर्दन को मोड़ा। जिस कान ने, राइट साइड वाले कान ने सुना था उस आवाज को, जैसे पास खड़ा कोई सांस ले रहा है ऊंचे ऊंचे, तो खौफ के आलम में, खौफ ज़दा हालत में भी मैंने अपनी गर्दन को मोड़ा और मोड़ते मोड़ते उस सिमत देखा जिस तरफ से वो आवाज आ रही थी सांस लेने की। वहां कोई भी नहीं खड़ा था, कोई भी नहीं खड़ा था। लेकिन हां, मुसलसल वो सांस लेने की आवाज आ रही थी। वो मेरा वहम नहीं था, मेरे कान क्लियर उस आवाज को सुन रहे थे। वहम कैसे हो सकता था? दरवाजा खुला था, कोई अंदर दाखिल हुआ था, दरवाजे को उसने बंद किया था। अगर हवा थी तेजी से दरवाजे को खोलती, तेजी से दरवाजा बंद होता। वो तो बहुत प्यार से खोला गया, प्यार से बंद किया गया और अब मेरे करीब खड़े होकर कोई सांस ले रहा था। और वो मुझे नजर नहीं आ रहा था। एकदम से मुझे लगा जो भी है इस वक्त मेरे पास है, और वो दरवाजा खोल के ना सिर्फ आज मेरे पास आके खड़ा हो गया है, बल्कि वो सांस लेके मुझे एहसास दिला रहा है कि महसूस करो, तुम वहम नहीं है, तुम मुझे महसूस करो, मैं हूं और तुम्हारे बिल्कुल पास हूं। 5-6 दफा उस क्लियर सांसों को जब मैंने सुन लिया तो मैंने दिल ही दिल में अपने अल्लाह को याद किया और फौरन मोबाइल की तरफ मेरा हाथ बढ़ा। मैंने मोबाइल उठाया और फौरन कजन का नंबर डायल कर दिया। मैंने कजन को कॉल की। मेरी आवाज के अंदर खौफ था, मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। मेरी आवाज सुनते ही कजन ने कहा क्या हुआ? मैंने कहा प्लीज जल्दी पहुंचो। मुझसे बोला ही नहीं गया, मैं इतना शदीद खौफजदा था क्योंकि वो जो भी था अभी भी खड़ा मेरे पास सांसें ले रहा था और मैं कजन को सिर्फ इतना कह सका प्लीज जल्दी पहुंचो, घर पहुंचो। मेरे कज़न मेरी उस खौफ से भरी आवाज़ को, सहमी डरी हुई आवाज़ को सुन के फ़ौरन समझ गया। वो और फूफो फौरी तौर पे रवाना हुए। मैंने कब कॉल बंद की, कब मोबाइल को उठा के नीचे रखा मुझे नहीं पता। मेरे वजूद कांप रहा था, मेरी दिल की धड़कन बहुत तेज़ थी, बुखार वैसे ही था और मेरे करीब क्यों खड़ा सांसें ले रहा था। इससे खौफनाक मंजर क्या हो सकता था? मुझे अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। मुझे लगा कि आज कुछ ना कुछ हो जाएगा। इससे पहले कि मैं बेहोश हो जाता, खौफ से कुछ भी हो जाता, कि मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। ये इतनी तेज़ी से दरवाज़ा खोला जा रहा था, कोई इतनी तेज़ी से अंदर दाखिल हो रहा था जो मुझे लगा कोई और नहीं, फैमिली का ही कोई फ़र्द है। और मैंने देखा मेरा कज़न और फूफो अंदर दाखिल हो गए। आते ही फूफो ने मेरे माथे पे हाथ लगाया और कहती क्या हुआ तुम्हें? तो बहुत तेज़ बुखार है। मैंने कहा हाँ। उन्हें फौरी तौर पर पट्टियाँ उठाई, फूफो ने मुझे पट्टियाँ करनी शुरू कर दी और मेरा कज़न बोला क्या हुआ? तुम्हारी आवाज़ में खौफ किस बात का था? और तब मैंने उसको वो सारा वाकया बताया जो अभी मेरे साथ हुआ था। और मेरा कज़न उठ के खौफज़दा आलम में इधर उधर देखना शुरू कर दिया क्योंकि वो जान चुका था कि मेरा वहमी बंदा नहीं हूँ, मैं इतना डरपोक बंदा नहीं हूँ, डरने वाला नहीं हूँ, वहम खाने वाला नहीं हूँ। जब तक वो हकीकत से ताल्लुक़ ना हो मैं ऐसी बात नहीं करता। तो समझ गया था कि दरवाज़ा खुला, बंद हुआ और कोई सांसें ले रहा था, तो अभी भी हो सकता है इस घर के अंदर वो मौजूद हो।
खैर उन्होंने मेरी पट्टियाँ वगैरह की, मेरी तबीयत कुछ बेहतर हुई, मेरी फैमिली भी आ गई और उसके बाद मेरी मम्मा ने मेरे ऊपर पड़ के फूंका। आहिस्ता आहिस्ता मैं ठीक हो गया। वाकयात मेरे साथ अभी भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे, लेकिन हम फिर वापस न्यू जर्सी अमेरिका आ गए। वहां फिर मेरे साथ एक अजीब सा वाकया हुआ। यह अभी कुछ अरसा पहले की बात है, ये वाला वाकया हुआ। ये जो कहानी मैंने ये सुनाई आपको, पहला वाकया जो उन्होंने कह रहे हैं, चची के घर, चची को माँ ने भेजा था नीचे कह रहा हूँ, चची ने कहा, माँ ने कहा था जाओ चची से वो कुछ लेके, और वो बाथरूम में चला गया था। बाथरूम से चची की आवाज़ आई थी, अच्छा मैं आती हूँ देती हूँ, और वो फिर बाहर से आई थी। ये जो पहला वाकया मैंने सुनाया ये 2019 का है, और ये वाला जो वाकया भी मैं सुना रहा हूँ भाई कुछ अरसा पहले का है। वो कहते मैं अपने घर में अपने कमरे में लेटा हुआ था, मैं सोया नहीं था, मैं जाग रहा था। मुझे ऐसे लगा कि मुझे नींद सी आ रही है, मैं थक सा गया हूं, जैसे इंसान थक सा जाता है मोबाइल में लगा लगा, और उसको दिल करता है कि मोबाइल में साइड पे रखूं और मैं सो जाऊं। कहता है मैंने मोबाइल को नीचे रखा और इस अंदाज में लेटने लगा कि अब मुझे सो जाना चाहिए, रात काफ़ी होगी और वैसे भी अब मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना चाहिए। और जैसे ही इस नियत से मैं लेटा, अपनी टांगें सीधी की कि रज़ाई ऊपर लूँ और मैं सोऊं, अभी मैं ऐसे लेटा ही था और कुछ नहीं कर सका, तो मुझे ऐसे लगा एकदम मेरा जिस्म पैरालाइज हो गया है। ऐसा लगा कि जैसे मेरे वजूद को किसी ने जकड़ लिया है, ऐसे अंदाज में जकड़ लिया है कि अब मेरे लिए पाँव को, टांगों को, गर्दन को, हाथों को, बाजुओं को, सीने को हिलाना नामुमकिन था। मैंने झटके मारने की कोशिश की, लेकिन झटका क्या, मेरा वजूद तो हिल ही नहीं पा रहा था। मेरा पूरा वजूद ऐसा पत्थर का बन गया था, जैसे कोई मुजस्मा सा होता है पत्थर का जो हरकत नहीं करता। मेरा वजूद बिल्कुल ऐसे अकड़ से गया था। लेकिन मेरी आंखें खुली थी, मुझे ये याद आ गया कि मैं नींद की तरफ जाने वाला था, मुझे नींद आ रही थी, मैंने मोबाइल रखा था, सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी सोया नहीं था, आंखें खुली ही थी, तैयारी में था चादर ऊपर लूं और सोऊं कि एकदम से मेरे जिस्म को किसी ने जकड़ लिया है। तो अब मेरी नींद गायब हो चुकी थी। खौफ इंसान पे जैसे ही तारी होता है, जितनी भी शदीद उसको नींद आई होती है, नींद उड़ जाती है। मेरी नींद उड़ चुकी थी, मुझ पर खौफ तारी हो चुका था। और तभी उस मेरे अकड़े हुए पूरे वजूद को, जो बिल्कुल हरकत नहीं कर पा रहा था, अकड़ा हुआ था, किसी ने मेरे पाँव के बिल्कुल बैक साइड पे गुदगुदी की। इसके बावजूद कि मेरा पूरा वजूद जकड़ा हुआ था, मैं हिल नहीं पा रहा था, लेकिन मैंने उस गुदगुदी को क्लियर महसूस किया जिसने मेरी पाँव पे गुदगुदी की थी। और तभी मेरे कानों ने एक आवाज को सुना, क्लियर एक आवाज को, उस जकड़े हुए जिस्म के साथ, जहां पे मेरे कान काम कर रहे थे, हर आवाज को सुन पा रहे थे, जिस्म गुदगुदी को महसूस कर पा रहा था, आंखें देख पा रही थी, इर्द गिर्द आंखों को घुमा भी पा रहा था, लेकिन गर्दन को नहीं हिला पा रहा था। आंखें जहां जहां तक मैं घुमा के देख पा रहा था, मेरी आंखें घूम रही थी, सर नहीं हिला पा रहा था। वहीं जहां गुदगुदी को महसूस किया तो कानों ने एक आवाज को सुना, जा ना, बुला अपनी ममा को, बुलाता क्यों नहीं। और उसके बाद एक कहका सुनाई दिया। एक औरत की आवाज थी, क्लियर एक औरत की आवाज थी। उस औरत ने ही मेरे पांव में गुदगुदी की थी और गुदगुदी करके क्लियर कहा था, बुला ना अपनी ममा को, बुलाता क्यों नहीं, जा बुला अपनी ममा को। हा 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 हा। उस औरत ने हंसना शुरू कर दिया, ये कह के कि बुला ना अपनी मामा को, बुलाता क्यों नहीं। उसने मुझे जकड़ लिया था, वो मेरा वहम नहीं था, वो मेरी नींद उड़ चुकी थी और कानों ने क्लियर उस आवाज को सुन लिया था, जिस्म जकड़ा हुआ था, गुदगुदी भी महसूस हो गई थी और वो हंस रही थी कि देखो मैंने इसके पूरे वजूद को जकड़ लिया है। और मुझे कह भी रही थी अपनी मां को बुलाओ ना, बुलाते क्यों नहीं। कि तभी मेरे दिमाग में एकदम ख्याल आया, हज़ैर आयतुल कुर्सी पढ़ो। जैसे ही मेरे दिमाग में ख्याल आया और मैंने जैसे ही आयतुल कुर्सी पढ़ने के लिए अंदर ही अंदर
आयतुल कुर्सी पढ़ने की कोशिश की तो दिमाग ने कहा तुम इस वक्त इतने पैरालाइज हो, तुम आयतुल कुर्सी भी नहीं पढ़ सकते। तुम्हें आयतुल कुर्सी भूल गई है जो तुम्हें बहुत अच्छी तरीके आती है। तुम आंखें बंद करके तुम हर लम्हे सुना सकते हो, रटी हुई है तुम्हें आयतुल कुर्सी, लेकिन इस वक्त तुम एक ऐसी कंडीशन, ऐसी हालत में आ गए हो, तुम इस वक्त आयतुल कुर्सी तक नहीं पढ़ सकते। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मेरे दिमाग ने कह दिया नहीं, तुम्हें नहीं याद आयतुल कुर्सी, सिर्फ इतना याद है कि लफ्ज़ आयतुल कुर्सी है, ये नहीं याद पढ़नी कैसे है, शुरू कहाँ से होती है। काफ़ी कोशिश के बावजूद जब आयतुल कुर्सी मुझे याद ना आ सकी, जिस्म उसी तरह पैरालाइज था और कह के अभी तक कानों को महसूस, कान सुन पा रहे थे उन कहकों को जो अभी तक हंसे जा रही थी, वो एक जुमले बोल के, तभी एकदम से पता नहीं कैसे जुबान से अदा सा हुआ, आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बस सिर्फ इतना ही अदा हुआ, आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह भी पूरी नहीं पड़ी, आऊज़ बिल्लाहि मुंह से अदा हुआ तो एकदम से कानों ने वो जो कह के सुन रहे थे, कान वो कह के बंद हो गए। आऊज़ बिल्लाहि में सिर्फ पढ़ सका कि वो कह के ना सिर्फ बंद हो गए, बल्कि जैसे ही मैंने यहां तक पढ़ा आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वो मेरी कैफियत जिसमें मेरा जिस्म जकड़ा हुआ था, मुझे लगा मैं हिला सकता हूं। ऐसा लगा मेरा जिस्म ढीला सा हो गया। सिर्फ एक लाइन पढ़ने से आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मुझे लगा एकदम से मेरे जिस्म के अंदर, वजूद के अंदर जान आ गई है। मैंने हिलाया तो वाकई मेरा जिस्म हिल पा रहा था, मैं उस कैफियत से निकल आ रहा, फौरी निकल गया था। आऊज़ बिल्लाह पढ़ते ही मैं उस कैफियत से निकल गया था। और जो सामने कहके थे, जिसने सामने, क्योंकि सामने इसलिए कि गुदगुदी उसी जगह पे हुई थी, वहीं से ही कहके उनकी आवाज़ आ रही थी और अब कहके ख़त्म हो चुके थे। मैं एकदम से जब महसूस किया कि मैं उठ सकता हूँ, वो मेरी हालत ख़त्म हुई है, मैं जल्दी से उठा हूँ, छलांग मारी है और भागता हुआ अपनी माँ के पास गया। और मैंने माँ को सारी सूरत हाल बताई है। मेरी माँ ने मेरी फीलिंग देखी है, चेहरे के तासुरात देखे हैं, मेरे अंदर जो खौफ था, वो जो कुछ देखा है वो समझ गई थी इसके साथ कुछ हुआ है। इससे पहले कि मैं माँ को कुछ कहता, उन्होंने फौरी तौर पे मुझे गले लगाया और बिठा के मेरे ऊपर पढ़ना शुरू कर दिया, मुझे लिटा दिया। मेरी माँ मेरे ऊपर पढ़ती रही और आहिस्ता आहिस्ता जब मैं नॉर्मल हो गया, बात करने के काबिल हो गया, तो तब वो बोली बताओ क्या हुआ। और मैंने अपनी माँ को सारा वाकया बताया कि अभी मेरे साथ ये हुआ है, और उन्होंने फिर भी मेरे ऊपर पढ़ना जारी रखा। उज़ैर कहते हैं वाक़यात तो और भी हैं, जो मेरे बाप के साथ भी काफ़ी वाक़यात हैं, जो चुड़ैल के वाक़यात हैं। तो मैं उज़ैर, आप कहानी सुन रहे होंगे, आपसे मेरी बात भी हुई थी, आप अपने वालिद के वाक़यात भी जो चुड़ैल के हैं वो ज़रूर मुझे भेजिए, वो मैं कहानी में शामिल करूँगा। जितने भी आपने मुझे बताए हैं, मतलब सुनाए तो नहीं है कि ये इस तरह के वाक़यात हुए थे चुड़ैल के वालिद साहब के साथ, वो मुझे भेजिए, मैं वो भी कहानी में शामिल करता हूँ। लेकिन फिर एक गलती ना कीजिएगा आपने, जब वो वाक़यात आप मुझे वॉइस मैसेज करते हैं तो आखिरी लफ्ज़ आपने स्टोरी ज़रूर लिखना है, हर दफ़ा लिखना है, स्टोरी नहीं भूलना, लास्ट लफ्ज़ आपने स्टोरी लिखना है। अब मैंने शुरू में एक बात की थी, प्रोग्राम जब मैंने ये हॉरर स्टोरी शुरू की थी तो मैंने कहा था कि राज की कुछ बात इसके अंदर है, जो राज प्रोग्राम वाली बात स्टोरी में मैं आपको एंड में बताऊँगा। तो वो ये है, बहुत सारी मैं आपको हॉरर स्टोरी सुनाता हूँ जिसमें मर्द है या औरत है, उसने देखा तो उसने चुड़ैल को सामने खड़े हुए देखा, किसने देखा तो सामने जिन आ रहा था, किसने देखा तो जिन लहरा रहा था, भूत था, सारा कुछ था। आज की कहानी में जिस तरह मैंने शुरुआत कहा, उन्होंने अपनी चाची को आवाज़ें दी बाथरूम से। वो बोली मैं बाथरूम में हूँ, क्या हुआ, क्या चाहिए, ठीक है मैं आ रही हूँ, आके देखती हूँ। और 15 मिनट बाद उनकी चाची बाहर से आ रही थी। दूसरा वाक़या उन्होंने सुनाया कि वो बाथरूम में गए तो खिड़की के बाहर कोई विस्परिंग कर रहा था, 2-3 दफ़ा हुआ, बाहर जाके देखा कोई नहीं था। किचन के अंदर बेड उनकी गिर गई, डबल रोटी रखी हुई थी, फ्रिज से नीचे गिर गई। तीसरे वाक़ये में उन्होंने गुस्से में जाके कौन है मेरे सामने आओ, कोई नहीं बोला। चौथी दफ़ा वहाँ पे बोतल गिरी, बोतल को पहले हिलाया, कड़क की आवाज़ निकाली गई, फिर उसको नीचे गिरा के तोड़ा गया और अंदर जाके देखा तो बोतल नहीं थी, कुछ भी नहीं था। इन वाक़यात को अगर आप सुने तो इसका मतलब यह हुआ क्या इनके साथ जिन्नात के वाक़यात नहीं हुए, या क्या आप ये कहेंगे नहीं ये तो हॉरर स्टोरी नहीं है। जिसके साथ ये वाक़या हो रहा हो कि वो सामने किचन में देखे कि एक ब्रेड आंखों के सामने गिर रही है, बोतल टूट रही है और अंदर कुछ भी नहीं हो, और रात के पहर उसके ऊपर क्या गुजरेगी, ये उस शख्स को पता है कि उसके लिए वो कितना खौफनाक वाक़या है। सुनने वाला शायद कह दे नहीं इसमें तो जिन है ही नहीं।
जिनका मतलब ये हरगिज नहीं होता कि सामने आकर खड़ा हो जाए तो जिन है, वरना जिस तरह बोतल को गिराया गया, डबल रोटी को गिराया गया, बाहर खड़े होकर विस्परिंग की गई और उस बाथरूम से बोलने वाली चची जो थी ही नहीं, चची की आवाज में बोला गया, तो ये सारी वाकयात जिन्नात के ही हैं और जिन्नात ऐसा करते हैं। आप लोग कहेंगे जी हाँ ठीक कह रहे हैं, ऐसा करते हैं, तो राज में मैं यही दिखा रहा था। हॉन्टेड प्लेस में हम जाते थे तो वहां पे कोई चीज गिरती थी, वहां पे कोई विस्परिंग की आवाज आती थी, वहां पे कोई ऐसा लगता था अंदर है, हम जाते थे खोलते थे, नहीं होता था, अंदर से आवाज आती थी। ये असली इन्वेस्टिगेशन थी जिस तरह इस कहानी को मैंने सुनाया। लेकिन क्योंकि इंटरटेनमेंट का मतलब होता है खुद से चीज़ों को क्रिएट करना, बनाना, जब लोगों ने इस तरह की स्टोरीज बनानी शुरू कर दी कि एक जिन बनाया, उसको गेटअप दिया और सामने खड़ा हो गया, तो हमने कहा ओए इस प्रोग्राम में तो जिन नजर आया, राज में तो जिन नजर नहीं आता। अगर सही इन्वेस्टिगेशन करनी होगी तो जरूरी नहीं, हाँ जिन नजर भी आ सकता है, ये नहीं मैं कह रहा जिन नहीं नजर आएगा, जिन नजर मर्जी है जिनकी, वो सामने आना चाहेगा तो अपना आप दिखा भी देगा, जिन ना चाहे तो कोई भी उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो हम भारी जगह, खौफनाक जगह, जिंदगियों को खतरे में डाल के, जान जोखों में डाल के जाके प्रोग्राम करते थे। वहां पे साइन रिकॉर्ड होते थे, क्या कोई चीज़ गिरी है, आवाज़ आई है, कोई ने विस्पर की है, किसने कुछ किया है, तो लोगों ने कहा इसमें तो कुछ भी नहीं है, जबकि वो जेन्युइन था। उसको फील करने पे आए आप, वहां पे रात को अकेले हो और आपके साथ हो रहा हो, आप चलते हुए जा रहे हैं, आपको पत्थर मार दे, आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। लेकिन हमने फॉर्मेट ये बना दिया तमाम पाकिस्तान के घोस्ट हंटर ने कि हर प्रोग्राम में जिन आता है और जिन चुक चुक के मारता है और वो डरते ही नहीं है। उस वक्त सिर्फ चीखें मारते हैं, अगले दिन फिर जाके खड़े हो जाते हैं। जबकि मेरा मानना ये है, जिन जब उठा के फेंक दे आपको एक दफ़ा तो बड़े से बड़े दहल जाते हैं। आप उलमा से पूछिए, आमलों से पूछिए, जो लोग वज़ाइफ करते हैं उनसे पूछिए, जिन मजाक नहीं है, जिनका खौफ बहुत ज़्यादा होता है। जिन एक दफ़ा पटक दिया, एक दफ़ा सामने आ जाए, गुस्से का इजहार कर दे, तो फिर गोस्ट हंटिंग बहुत पीछे रह जाती है। आप घर से नहीं निकल सकते। घर से क्या, मैं आपको ये दावे से कह रहा हूँ, आपको रात को नींद तक नहीं आएगी। लेकिन वो फिर मयार ये हो गया कि वो इतना कुछ रिकॉर्ड हो गया, इतना कुछ देख लिया, अगले दिन फिर जाके वो कर रहे थे, तो लोगों को आदत होगी यार जिन देखना है, तो फिर जिन देखना शुरू हो गया। मैं पता था कि जिन रिकॉर्ड नहीं होता, कभी कभी होता भी है, कभी कभी। अब इतनी, मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे मुंह से आपने सुना होगा, ऐसी की तैसी, और अपने कज़न को सबको कहता था खौफनाक से खौफनाक जगह ढूंढ के लाओ। वो खौफनाक से, अब मैंने यहाँ पे एक अमेरिका में एक शो किया था, एक नीचे तय खाना था जो दूसरी जंग अजीम में बनाया गया था। उस तय खाने में जब मैं नीचे गया था, खुदा की कसम दिल दहल जाता है उसमें। जाए तो सही कोई घोस्ट हंटर आपका, वो जो बड़े बड़े जिन रिकॉर्ड करते हैं, उनको वो जाके दिखाओ। लेकिन वहां पे जरूरी नहीं है जिन ही नजर आए, वहां पे अकेले खड़े होना ही बहुत बड़ा अजाब है, जहां पे आपको पता हो इर्द गिर्द मखलूक मौजूद है। लेकिन ये जरूरी नहीं है दावा कि वहां पे जिन रिकॉर्ड होगा, साइन रिकॉर्ड होंगे। तो मेरे प्रोग्राम और बाकी प्रोग्राम में फ़र्क ये था, मैं साइन भी रिकॉर्ड करता था, जिन भी रिकॉर्ड करता था। वो सिर्फ जिन रिकॉर्ड करते हैं, साइन तो मानी कोई नहीं हो, तो मर्जी से कहते हैं जिनको भाई ये साइन दो, ये साइन दो, वो दे देता है। तो इस वजह से मैं पीछे हटा। तो आज की कहानी को सुन के आपको अंदाज़ा होगा, घोस्ट हंटिंग मैं अब भी करना चाह रहा हूँ और आगे करूँगा, आपको नज़र आएगी, लेकिन इस अंदाज में नहीं। इंटरटेनमेंट है। और मेरा एक दोस्त ही है, वो भी बड़ा चैनल का बंदा बन गया, वो कहता है जी मैं तो लिख देता हूँ शुरू में इंटरटेनमेंट है, देखना देखें, ना देखना ना देखें, मेरे तो लिखा हुआ है शुरू में इंटरटेनमेंट है। तो ये नहीं वो कह रहे हैं कि इंटरटेनमेंट का मतलब ये है कि जी हम तो इंटरटेन कर रहे हैं। मैं इंटरटेन नहीं, घोस्ट हंटिंग। इंफोटेनमेंट एंड इंटरटेनमेंट में फ़र्क होता है। इंफोटेनमेंट में आप इंफॉर्मेशन देते हैं जो आपको पता लगती है, इंटरटेनमेंट में होता है आप खुद से चीज़ें डाल सकते हैं। तो मैं इंटरटेनमेंट नहीं, इंफोटेनमेंट के लिए घोस्ट हंटिंग करूँगा इंशाल्लाह, और बहुत जल्द आपको घोस्ट हंटिंग नज़र भी आएगी। तो ये थी आज की कहानी जो मैंने हज़ीर रहमान की आपको सुनाई। अभी अपनी कहानियाँ भेजिए, लेकिन आखिरी लफ्ज़ हमने एंड में उर्दू में कहानी या लाजमी इंग्लिश में स्टोरी STORY लाजमी लिखना है। बेशक आप व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज में कहानी रिकॉर्ड करके भेजें या लिख के भेजें। आखिरी लफ्ज़ अगर आप लिखना भूल गए स्टोरी या कहानी, तो फिर कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं होगी। और भेजने के लिए मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, पाकिस्तान का कोड है 92, उससे पहले जमा का निशान लगता है +923136655500। मैं रिपीट कर देता हूँ, +923136655500। उर्दू में बोलेंगे जमा 923136655500। आज की हॉरर स्टोरी से मज़र मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।